बुलेटिन देश प्रदेश लेकर हाजिर हूं मैं दीप्ति शाही से। बुलेटिन में अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश और प्रदेश की वो तमाम बड़ी और जरूरी खबरें जो आज दिन भर सुर्खियों में रही। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं यूएई प्रेसिडेंट के भारत दौरे से जुड़ी खबर से। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर उन्हें रिसीव किया। राष्ट्रपति बनने के बाद शेख मोहम्मद बिन जायद की भारत की तीसरी आधिकारिक यात्रा है। ये रिपोर्ट देखिए। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने सोमवार को अपने एक दिवसीय दौरे के तहत भारत की सरजमीन पर कदम रखा तो खुद एयरपोर्ट पर मौजूद पीएम मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति को गले लगाकर उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। साथ ही उनके स्वागत में एयरपोर्ट पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। एयरपोर्ट पर हुए इस भव्य स्वागत के बाद दोनों नेता रणनीतिक साझेदारी, व्यापार, निवेश, ऊर्जा और वैश्विक मुद्दों पर अहम चर्चा के लिए एक ही कार में सवार होकर एयरपोर्ट से रवाना हुए। इस दौरान दोस्ताना अंदाज में दोनों नेताओं को आपस में बातचीत करते देखा गया। मुलाकात की इन तस्वीरों में भारत और यूएई के रिश्तों की मजबूती का अंदाजा लगाया जा सकता है। साथ ही हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच हुए व्यापार के जरिए इसे बखूबी समझा भी जा सकता है। यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार है। इसमें यूएई ने भारत से 2 लाख करोड़ रुपए का इंपोर्ट किया है, यानी भारत यूएई से आयात ज्यादा करता है और निर्यात कम। भारत ने वित्त वर्ष 2022-23 में यूएई से 4 लाख करोड़ रुपए का इंपोर्ट किया है। दोनों देशों के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता, लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम और द्विपक्षीय निवेश संधि जैसे समझौतों ने रिश्तों को और मजबूती दी है। वहीं पीएम मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति के साथ एयरपोर्ट की अपनी तस्वीरों के एक्स अकाउंट पर शेयर किया है, जिसमें पीएम मोदी ने लिखा है कि मैं अपने भाई को लेने खुद एयरपोर्ट आया हूं। बता दें कि राष्ट्रपति बनने के बाद ये शेख मोहम्मद बिन जायद की भारत की तीसरी आधिकारिक यात्रा है, जबकि बीते एक दशक में ये उनका 5वां भारत दौरा है, जो भारत और यूएई के मजबूत कूटनीतिक रिश्तों और आपसी सहयोग को दर्शाता है। और आपको इस समय की बड़ी खबर बता दें, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए जो चुनाव है वो हो चुका है। नितिन नबीन ने भाजपा अध्यक्ष पद के लिए दाखिल किया नामांकन। नितिन नबीन का निर्विरोध अध्यक्ष बनना लगभग तय। आपको बताते चले कि नितिन नबीन इस समय कार्यकारी अध्यक्ष हैं बीजेपी के। नितिन नबीन के पक्ष में 37 सेट नामांकन पत्र वैध पाए गए हैं। बड़ी खबर इस समय की, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए जो चुनाव है वो हो रहे हैं। और आपको ये भी बताते चले कि नितिन नबीन इस समय कार्यकारी अध्यक्ष है बीजेपी के। नितिन नबीन ने भाजपा अध्यक्ष पद के लिए अपना जो नामांकन है वो दाखिल कर दिया है। तो अपनी देश प्रदेश में आगे बढ़ते हैं और अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। लखनऊ में 46वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन शुरू हो गया है। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में देश भर के अधिकारी विधायी प्रक्रियाओं, सदन संचालन, सुशासन और समसामयिक विधायी विषयों पर व्यापक विचार विमर्श करेंगे। सम्मेलन को लेकर लखनऊ में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सोमवार से 3 दिवसीय 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन शुरू हो गया है। इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, यूपी विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह, प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने राज्यपाल और लोकसभा अध्यक्ष समेत सभी अतिथियों का स्वागत किया। इस सम्मेलन में देश भर से पीठासीन अधिकारी और सचिव शामिल हुए। इस राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन में विधायी प्रक्रियाओं, संसदीय परंपराओं, सदन संचालन, सुशासन तथा समसामयिक विधायी विषयों पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। जिन टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करेंगे वो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है कि विधायिका की जनता के प्रति जो दायित्व है, जिम्मेवारी। हमारे को संविधान में बहुत सारे अधिकार हैं। हमारा देश संविधान से चलता है। संविधान के अनुरूप हम सब लोगों की बाध्यता है उसका आदर करें, सम्मान करें और संविधान के एक एक शब्द के अनुरूप अपने जीवन में उसका आचरण करें। और संविधान ने विधायिका को यह अवसर दिया कि जनता के प्रति जवाबदेही दिलाए
क्योंकि जिस समय समाज के अंदर किसी भी प्रकार का प्लस या माइनस होता है तो किसको रिस्पॉन्सिबल करते हैं, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, इसके पहले जवाब दे होती है, अच्छा हो तो खराब हो तो वो विधायिका की। इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आयोजन की मेजबानी उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा की जा रही है। इस 3 दिवसीय अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में अगले 2 दिन के कार्यक्रम के बारे में जान लेते हैं। 20 जनवरी को पूर्ण सत्र के दौरान एजेंडा बिंदुओं पर गहन चर्चा की जाएगी। सम्मेलन के दौरान विधायी परंपराओं, संसदीय नवाचारों से जुड़े विषयों पर संवाद स्थापित किया जाएगा। 21 जनवरी को समापन सत्र में विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों के प्रेरक संबोधन होंगे। सम्मेलन के उपरांत 22 जनवरी को प्रतिभागियों के लिए अयोध्या धाम भ्रमण का कार्यक्रम निर्धारित है, जबकि 23 जनवरी 2026 को प्रतिनिधियों का प्रस्थान होगा। ये सम्मेलन संसदीय लोकतंत्र को और अधिक सशक्त बनाने, राज्यों के बीच अनुभवों के आदान प्रदान तथा विधायी संस्थाओं के बीच समन्वय को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। सम्मेलन को देखते हुए लखनऊ पुलिस ने विशेष सुरक्षा प्लान लागू किया है। विधान भवन, होटल, कार्यक्रम स्थल और सभी रूट पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड और एंटी सबाटोज चेकिंग सहित 24 घंटे सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी को गाजा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का न्योता दिया है। ये बोर्ड गाजा के पुनर्निर्माण और शांति प्रयासों पर काम करेगा। भारत सहित 5 देशों को आमंत्रित किया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को गाजा के लिए गठित किए जा रहे बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बनने का न्योता दिया है। बोर्ड ऑफ पीस अमेरिका की मध्यस्थता में इजराइल और हमास के बीच हुए सीज फायर समझौते के दूसरे चरण का अहम हिस्सा है। इस बोर्ड की जिम्मेदारी गाजा में पुनर्निर्माण, शासन व्यवस्था, निवेश और पूंजी जुटाने की निगरानी करना होगा। अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर गाजा पर प्रस्तावित बोर्ड ऑफ पीस क्या है, जिसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को न्योता दिया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार बोर्ड की अध्यक्षता खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। शुरुआत में ये संस्था गाजा संघर्ष पर केंद्रित रहेगी, लेकिन बाद में इसे अन्य वैश्विक संघर्षों से निपटने के लिए भी विस्तारित किया जाएगा। अगर भारत निमंत्रण स्वीकार करता है तो 3 साल के कार्यकाल के लिए बोर्ड का हिस्सा बनेगा। 3 साल बाद बोर्ड की सदस्यता जारी रखने के लिए $1 अरब यानी लगभग 8,300 करोड़ देने होंगे। $1 अरब के बदले देश को बोर्ड की स्थायी सदस्यता मिलेगी। हालांकि शुरुआती 3 साल की सदस्यता के लिए किसी भी वित्तीय योगदान की जरूरत नहीं होगी। आपको बता दें कि अमेरिका ने भारत के अलावा कम से कम 4 अन्य देशों को भी इस बोर्ड में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। व्हाइट हाउस ने शुक्रवार को बोर्ड के सदस्यों की सूची जारी की। इस बोर्ड में 7 लोग शामिल हैं, जिनमें भारतवंशी अजय पाल सिंह बंगा भी हैं। ट्रंप की ये पहल क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए एक बड़ी कोशिश है, जिसमें भारत जैसे विश्व स्तरीय प्रमुख देशों की भागीदारी से उम्मीदें बढ़ गई हैं। देश प्रदेश में अगली खबर वाराणसी से। काशी के मणिकर्णिका घाट के विकास पर भ्रामक वीडियो फैलाने के आरोप में पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आप सांसद संजय सिंह और पप्पू यादव समेत सभी को 72 घंटे में अपना पक्ष रखना होगा। ये रिपोर्ट देखिए। महाशमशान के तौर पर अपनी पहचान रखने वाला काशी का प्रसिद्ध मणिकर्णिका घाट, जो बीते हफ्ते भर से विकास कार्यों को लेकर उपजे विवाद के चलते यूपी में सियासी बयानों की तपिश बढ़ने का कारण बना हुआ था। मणिकर्णिका घाट पर हो रहे विकास कार्य का जो मुद्दा सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों की चर्चा बना हुआ था, अब उस पर एआई का इस्तेमाल कर दुष्प्रचार फैलाने का एंगल सामने आया है, जिसके बाद पूरा मसला प्रशासनिक और कानूनी रूप ले चुका है। मणिकर्णिका घाट पुनर्विकास कार्य के दौरान सोशल मीडिया पर भ्रामक वीडियो और तस्वीरें साझा कर धार्मिक भावनाएं भड़काने को लेकर वाराणसी पुलिस ने सख्त एक्शन लिया है। मणिकर्णिका घाट पुनर्विकास कार्य पर भ्रामक पोस्ट और तस्वीरें वायरल करने के आरोप में 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। इनमें आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह, कांग्रेस समर्थक और निर्दलीय सांसद पप्पू यादव सहित अन्य का नाम शामिल है। प्रशासन ने सभी आरोपियों को 3 दिन यानी 72 घंटे के भीतर थाने में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। वाराणसी पुलिस ने आरोपियों पर धारा 196, 298, 299 और 353 1C जैसी गंभीर धाराएं लगाई हैं। ये धाराएं धर्म के आधार पर वैमनस्य फैलाने और झूठी अफवाहें उड़ाने से संबंधित हैं। हम लोगों ने अपने स्थलीय निरीक्षण में ये पाया है
कि जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल की गई हैं, जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है, वो सभी तस्वीरें ये गलत हैं, एआई जनरेटेड हैं। क्योंकि जिस मंदिर कुंभ महादेव मंदिर के सामने अभी हमने स्थलीय निरीक्षण किया है, मंदिर पूरी तरह से सुरक्षित है। यहाँ पर ना ही कोई मलबा है, ना ही कोई कार्य पिछले दिनों हुआ है। घाट पर जीर्णोद्धार कार्य के दौरान मंदिर और प्राचीन संरचनाओं को तोड़े जाने की अफवाहों के बीच प्रशासन ने जो एक्शन लिया है, उस पर आप सांसद संजय सिंह ने सवाल खड़ा किया है। वहीं पुलिस ने बताया कि आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। बेशर्म लोग सोच रहे हैं कि मुकदमा लिख दिया, काम हो गया इनका। 4 मुकदमा और लिख दो भाई, 4 मुकदमा और लिखिए आप। अगर आप सोचते हैं कि आप हिंदुओं की आस्था पे ऐसे चोट पहुंचाते रहेंगे, ऐसे उनकी भावनाओं को कुचलते रहेंगे और एफआईआर दर्ज करके आप मुद्दे को शांत कर लेंगे, तो 4 और कर लीजिए। जितने भी लोग हैं, अपराध जिस तरह से प्रथम दृष्टया प्रमाणित होना पाया जा रहा है, आगे भी इन्वेस्टिगेशन और चलेगा। इसके बाद कोर्ट में हम लोग अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे और जो वारंट जारी होगा, तो उस वारंट के आधार पर सभी अभियुक्तों की इसमें गिरफ्तारी हो सकती है। बहरहाल मणिकर्णिका घाट के विकास पर छिड़ी सियासी महाभारत के बीच पुलिस की कार्रवाई के बाद मामले ने कानूनी मोड़ ले लिया है। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि विपक्ष 72 घंटे के भीतर अपने पक्ष में पुलिस के सामने क्या तर्क पेश करता है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीबीजी रामजी कानून को लेकर प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि ये कानून ग्रामीण रोजगार बढ़ाने, पंचायतों को मजबूत करने और गरीबों की मदद करने के लिए है। इस कानून को लेकर कांग्रेस पर झूठ फैलाने का आरोप भी लगाया गया है। देखिए ये रिपोर्ट। झूठ की दुकान, फरेब की फैक्ट्री, ये लगातार कांग्रेस चला रही है, देश को भ्रमित करने का काम कर रही है। मैं कहना चाहता हूं मल्लिकार्जुन खड़गे जी से भी और राहुल गांधी जी से भी कि वो झूठ फैलाकर, झूठ बोलकर, भ्रम फैलाकर, गलत जानकारी देकर कांग्रेस की जड़ें मजबूत नहीं कर रहे, खोखली कर रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये बयान विकसित भारत जी राम जी कानून को लेकर आया है। रविवार को प्रेस वार्ता में केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस पर वीबीजी रामजी कानून के खिलाफ सोशल मीडिया पर एआई द्वारा झूठ फैलाकर लोगों को भ्रमित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ये कानून देश और गांव के विकास के लिए है। मनरेगा की कमियों को दूर कर ग्रामीण विकास के लिए इस नई योजना को लाया गया है, जो भ्रष्टाचार पर लगाम लगाकर गांवों को आत्मनिर्भर बनाने और ग्रामीणों को अधिक रोजगार और बेहतर सुविधाएं देने का वादा करती है। पंचायतों को कह रहे हैं कि आपके अधिकार छीन के ठेकेदार लाए जाएंगे, जबकि इसमें साफ कहा गया है योजना ऊपर से नहीं थोपी जाएगी। विकसित ग्राम पंचायत प्लान ग्राम सभा और ग्राम पंचायत बनाएगी और काम कॉन्ट्रैक्टर नहीं, पंचायत करेगी। कन्वर्जेंस करके भी बाकी योजनाओं से काम होंगे तो 50% काम कम से कम ग्राम पंचायत ही करेगी। ये प्रावधान इसमें किया गया है। वो कह रहे हैं कि आपके काम का अधिकार छीना जा रहा है। कहां काम का अधिकार छीना जा रहा है? 100 दिन के बजाय 125 दिन के काम की गारंटी अगर दी है तो विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत दी गई है। सरेआम झूठ बोल रहे हैं और केवल काम का अधिकार नहीं दिया है, 15 दिन के अंदर बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस कानून में प्राथमिकताएं तय की गई हैं। एससी, एसटी, महिलाएं, दिव्यांग और गरीब हमारी प्राथमिकताएं हैं और इन्हें रोजगार देना हमारी प्रतिबद्धता है। देश के विकास और गरीब कल्याण में मोदी सरकार ने ऐतिहासिक काम किया है। सरकार का उद्देश्य वीबीजी रामजी कानून के जरिए गांवों, पंचायतों को मजबूत करना और गरीबों की मदद करना है। देश प्रदेश में अगली खबर बहराइच से, जहां जिले के मेडिकल कॉलेज परिसर से 24 साल पुराने आदेश पर 10 अवैध मजारें ध्वस्त की गई हैं। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में कार्रवाई शांतिपूर्ण रही। प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण बर्दाश्त न करने का संदेश दिया। ये रिपोर्ट देखिए।
उत्तर प्रदेश के बहराइच में सोमवार की सुबह आज कुछ अलग थी। जहां रोज मेडिकल कॉलेज परिसर में मरीजों और कर्मचारियों की आवाजाही नजर आती थी, वहां आज सिर्फ धूल का गुबार और बुलडोजरों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। कैमरे में कैद ये तस्वीरें बहराइच के महाराजा सुहेलदेव मेडिकल कॉलेज परिसर की हैं, जहां 24 साल पुराने आदेश के बाद प्रशासन ने अवैध मजारों पर कानून का डंडा चलाया। भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में एक एक कर अवैध मजारें ढहाई गयी। हालांकि पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण रही, लेकिन बुलडोजर की आवाज ने साफ कर दिया कि अब अवैध अतिक्रमण पर कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। क्या है पूरा मामला, आइए उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। ये कार्रवाई 24 साल पुराने एक मामले में की गई है। इन मजारों को तत्कालीन नगर मजिस्ट्रेट ने 2002 में अवैध घोषित किया था। इसके बाद मजारों का संचालन करने वाले पक्ष ने कमिश्नर के समक्ष अपील दायर की थी। 7 साल पहले 2019 में कमिश्नर ने भी तत्कालीन नगर मजिस्ट्रेट के आदेश को सही ठहराया था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। मेडिकल कॉलेज से लगी जिलाधिकारी कार्यालय के पास सदियों पुराना रसूल शाह बासवाड़ी का आस्थाना है। इसमें पहले केवल 2 मज़ारें थी, जो वक्फ बोर्ड में भी दर्ज हैं। बाद में इनकी देखरेख करने वाले लोगों ने लगभग 10 अन्य छोटी मज़ारें भी स्थापित कर दी। वर्ष 2002 में तत्कालीन नगर मजिस्ट्रेट ने इन 10 मज़ारों को अवैध बताते हुए इनके ध्वस्तीकरण का आदेश दिया था। इसके खिलाफ कमेटी ने जिलाधिकारी के यहाँ अपील की, जो 2004 में खारिज हो गई। संबंधित पक्ष ने फिर मंडलायुक्त के यहाँ अपील की, लेकिन करीब 15 साल बाद 2019 में वहां से भी कोई राहत नहीं मिली। इसी बीच 2023 में मेडिकल कॉलेज बनने के बाद ये मज़ारें उसके परिसर में आ गई। नगर मजिस्ट्रेट राजेश प्रसाद ने बताया कि बीते 10 जनवरी को संबंधित पक्ष को अवैध 10 मज़ारों को 17 जनवरी तक हटाने का नोटिस दिया गया था। जब प्रधानाचार्य महोदय के द्वारा ये शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया था, उसके बाद ये कार्रवाई आज संपन्न की गई है, जिसमें अवैध जो कब्जा था वो हटवाया गया है और मौके पे पुलिस बल पर्याप्त मात्रा में उपस्थित थे। प्रशासन का साफ कहना है कि सरकारी जमीन पर किसी भी तरह का अवैध अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेडिकल कॉलेज परिसर में बनी इन मज़ारों को पहले ही अवैध घोषित किया जा चुका था। अब प्रशासन ने वर्षों से लंबित आदेश पर अमल कर ये संदेश दे दिया है कि नियम सबके लिए समान है और अवैध निर्माण पर कार्रवाई तय है। 77वें गणतंत्र दिवस के आयोजन से ठीक पहले राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हो गई हैं। आतंकी हमले की आशंका को लेकर खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट्स के बाद दिल्ली पुलिस ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है और शहर भर में चौकसी बढ़ा दी गई है। ये रिपोर्ट देखिए। 77वें गणतंत्र दिवस के आयोजन से ठीक पहले राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हो गई हैं। आतंकी हमले की आशंका को लेकर खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट्स के बाद दिल्ली पुलिस ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है और शहर भर में चौकसी बढ़ा दी गई है। किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां समन्वय के साथ लगातार निगरानी कर रही हैं। दिल्ली पुलिस ने राजधानी में रेलवे स्टेशनों के साथ साथ सार्वजनिक स्थानों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मोस्ट वांटेड आतंकियों के पोस्टर भी लगाए हैं। गणतंत्र दिवस के पहले दिल्ली पुलिस ने वांटेड आतंकियों के पोस्टर जारी किए हैं। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, भीड़ भाड़ वाले बाजारों में आतंकियों के पोस्टर चस्पा किए गए हैं। पुलिस ने मुख्य रूप से बब्बर खालसा, जैश-ए-मोहम्मद और अल-कायदा जैसे संगठनों के संदिग्धों के पोस्टर जारी किए हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, पुरानी दिल्ली, निजामुद्दीन और आनंद विहार जैसे रेलवे स्टेशनों पर निगरानी की जा रही है। साथ ही कश्मीरी गेट जैसे अन्य व्यस्त बस अड्डों पर भी विशेष निगरानी की जा रही है। दिल्ली के भीड़ भाड़ वाले बाजारों में भी आतंकियों के पोस्टर चस्पा किए गए हैं। सरोजनी नगर, करोल बाग, लाजपत नगर, सदर बाजार, पहाड़गंज जैसे बाजारों में निगरानी की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के तहत दिल्ली के प्रमुख मेट्रो स्टेशनों पर भी अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। इसके अलावा पब्लिक एड्रेस सिस्टम के जरिए भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इन स्थानों पर न केवल गश्त बढ़ाई गई है, बल्कि आने जाने वाले लोगों की सघन जांच भी की जा रही है। आपको बता दें कि इन पोस्टर्स को सार्वजनिक स्थानों पर लगाने का मकसद ये है कि इन स्थानों पर हर दिन लाखों यात्री और खरीदार आते जाते हैं। ऐसे में अगर कोई इन आतंकियों को पहचानता है या उनकी गतिविधि के बारे में उन्हें पता चलता है, तो वो उसकी जानकारी पुलिस को दे सके। इसलिए पुलिस ने लोगों से अपील भी की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत नजदीकी पुलिस थाने में इसकी सूचना दें या फिर इमरजेंसी नंबर 112 पर कॉल करें।
और देश प्रदेश में अभी रुकेंगे ब्रेक के लिए। ये क्या है? असली नोट? ब्रो, ये फटा है। सुन, कते फटे पुराने नोट को बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं। वाओ, नया नोट मिलेगा? हाँ, जिससे तू हमें पिज्जा पार्टी देगा। आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। आप देख रहे हैं देश प्रदेश। बीते कुछ समय से प्रदेश की राजधानी लखनऊ के प्रतिष्ठित किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज का नाम धर्मांतरण और लव जिहाद के मामले में सामने आ रहा है। आपको बता दें केजीएमयू देश के प्रतिष्ठित कॉलेजों में से एक है, जहां से हर साल हजारों की संख्या में डॉक्टरी की पढ़ाई करके निकले युवा देश ही नहीं दुनिया की तमाम जगहों पर काम करते हैं। हमारी डीडीयूपी की टीम ने केजीएमयू की कुलपति डॉक्टर सोनिया नित्यानंद से बातचीत कर समझने की कोशिश की कि कैसे हेल्थ सेक्टर को मजबूत करने के लिए केजीएमयू काम कर रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। मैम, अभी अगर केजीएमयू की बात करें तो इस समय क्या कुछ जो काम है वो चल रहे हैं, किस तरह की जो चीज़ें हैं आपके गाइडेंस में, क्या कुछ यहाँ पर नई चीज़ें हो रही हैं, आपसे समझना चाहेंगे। जी, आप जानती हैं कि केजीएमयू गरीब से गरीब पेशेंट का ट्रीटमेंट करता है, और वो भी विद कटिंग एज टेक्नोलॉजीज। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमें फुल गवर्नमेंट सपोर्ट है। माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने हम लोग को बहुत जनरसली फंड करा है, और मैंने रिक्वेस्ट करी थी, और जो उपकरण के मद है उसमें पहले 50 करोड़ का बजट था। इस समय उन्होंने मैंने जब इसकी दरखास्त करी कि अब केजीएमयू को आगे और ले जाना है, तो उन्होंने 300 करोड़ के फंड्स दिए, 50 से 300। और इस वजह से हम लोग जितने भी कटिंग एज टेक्नोलॉजी रिलेटेड इक्विपमेंट्स हैं, जैसे कि रोबोटिक सिस्टम फॉर डूइंग रोबोटिक सर्जरी, क्या उम्मीद करें कि अब आने वाले समय में जो भी लोग यहाँ पर आएंगे इलाज के लिए, उनके लिए सुविधाएं भी बेहतर हो जाएंगी, टेक्नोलॉजी भी बेहतर होगी, और एक बिल्कुल जो बड़े बदलाव की हम लोग बात कर रहे हैं वो देखने को मिलेगा। जी जी बिल्कुल। और हमारे शोध भी बहुत आगे बढ़ा है। जो हमारा SIB शाइन प्रोग्राम है विद IIT कानपुर एंड डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें हम लोग न्यू टेक्नोलॉजीज डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। विद इन 3 years 5 न्यू स्टार्टअप्स हैव बीन लॉन्च्ड, और एक का तो पेटेंट भी ग्रांट हो गया है। तो ये सब चीज़ें इंटरलिंक्ड है, पेशेंट सर्विसेज, एजुकेशन एंड रिसर्च। एंड इनफैक्ट अभी 22 दिसंबर को कॉन्वोकेशन हुआ था यहाँ पर। पंकज चौधरी जी ने कहा कि केजीएमयू में इतनी तरक्की हुई है कि इट शुड बिकम एन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। अपने स्पीच में बोला, बिकॉज वो लखनऊ से और केजीएमयू से और स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने उसकी तरक्की देखी है। हम लोग को NAAC में प्रॉब्ली वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोर्स इन द कंट्री मिला है। NAAC में जहाँ A2+ मिला, उसमें CGPA स्कोर देते हैं, वो भी बहुत हाई मिला है। तो ये सब देखते हुए उन्होंने कहा इसको अब एक इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस बनना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे साथ बात करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की SIR ड्राफ्ट लिस्ट में नाम न होने वाले लोगों को एक और मौका दिया है। चुनाव आयोग को 1 करोड़ से अधिक संदिग्ध नाम सार्वजनिक करने और दस्तावेज पेश करने के लिए 10 दिन का समय देने के निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने और क्या-क्या निर्देश दिए हैं, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में चल रही SIR प्रक्रिया को लेकर सोमवार को चुनाव आयोग को अहम निर्देश दिया है। पश्चिम बंगाल की SIR ड्राफ्ट लिस्ट में जगह न पाने वाले लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने एक और मौका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि वो उन 1 करोड़ से अधिक लोगों के नाम सार्वजनिक करें जिनके दस्तावेजों पर संदेह के कारण उन्हें ड्राफ्ट लिस्ट से बाहर रखा गया है। ऐसे लोगों को अपने दस्तावेज पेश करने के लिए 10 दिन का समय दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने और क्या-क्या निर्देश दिए, आइए जानते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि जिन व्यक्तियों को गणना फॉर्म में कथित लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी यानी तार्किक विसंगति के आधार पर नोटिस भेजे गए हैं, उनकी सूची ग्राम पंचायतों, ब्लॉक कार्यालयों और वार्ड ऑफिसों में अनिवार्य रूप से लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि पश्चिम बंगाल में करीब 1.25 करोड़ मतदाताओं के नाम इस तार्किक विसंगति सूची में दर्ज हैं। माता पिता के नामों में अंतर, माता पिता के साथ कम आयु अंतर जैसी वजहों का हवाला देते हुए लगभग 1.25 करोड़ नोटिस जारी किए गए हैं। लिस्ट जारी होने के बाद लोगों को अपनी आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 10 दिनों का पर्याप्त समय मिलेगा। यदि किसी के दस्तावेज अधूरे हैं तो उन्हें नए प्रूफ पेश करने का मौका दिया जाएगा। अधिकारियों को डॉक्यूमेंट जमा करने पर रसीद देना अनिवार्य होगा। यदि किसी वोटर का नाम सूची से काटा जाता है तो चुनाव आयोग को अंतिम फैसले में उसका ठोस कारण बताना होगा। अदालत ने निर्देश दिया कि दस्तावेज आपत्तियां पंचायत भवन या ब्लॉक कार्यालयों में ही स्वीकार की जाएं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ये मामला उन याचिकाओं पर सुन रहा था जिनमें पश्चिम बंगाल में चल रही SIR प्रक्रिया में मनमानी और नियमों की अनदेखी के आरोप लगाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने वाली होनी चाहिए, ताकि किसी भी योग्य मतदाता का नाम गलत तरीके से मतदाता सूची से न हटे। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को सख्त निर्देश दिया कि पूरे मामले के दौरान कानून व्यवस्था पर कोई असर न पड़े और हर स्थिति में शांति बनाए रखी जाए। और अब अगली खबर नोएडा से है। नोएडा में 27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत के बाद प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने कनिष्ठ अभियंता की सेवा समाप्त कर दी और 2 वरिष्ठ अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। नोएडा में 27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत के मामले में अब प्रशासनिक कार्रवाई शुरू हो गई है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने लापरवाही को गंभीर मानते हुए कनिष्ठ अभियंता की तत्काल सेवा समाप्त कर दी है। वहीं सड़क सुरक्षा में चूक के आरोप में 2 वरिष्ठ अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। पूरा मामला सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत से जुड़ा हुआ है। गुरुग्राम में ड्यूटी कर घर वापस लौटने के वक्त युवराज मेहता की कार घने कोहरे के चलते घर से करीब 1 किलोमीटर पहले सेक्टर 150 ATS ली ग्रैंडियोस के समीप टी पॉइंट पर नाले की दीवार तोड़ते हुए मॉल के बेसमेंट के लिए खोदे गए 30 फीट गहरे गड्ढे में जा गिरी थी, जिससे 27 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर की डूबकर मौत हो गई थी। वहीं अब इस दर्दनाक हादसे के बाद प्रशासन हरकत में है। 27 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत के मामले में एक अधिकारी की सेवा समाप्त कर दी गई है, जबकि 2 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। पुलिस के मुताबिक इस घटना के संबंध में 2 रियल एस्टेट डेवलपर्स के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की गई है। सड़क पर ब्लिंकर और संकेतक नहीं लगे होने की शिकायत पर यातायात प्रकोष्ठ के वरिष्ठ प्रबंधक और प्रबंधक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इसके अलावा क्षेत्र के कनिष्ठ अभियंता नवीन कुमार की सेवाएं तत्काल समाप्त करने के भी आदेश जारी किए गए। फिलहाल मामले की जांच जारी है और दोषियों पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। वहीं प्रशासन ने भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा का दावा किया है। वैश्विक उथल पुथल के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूती दिखा रही है। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष में भारत की विकास दर 7.3% रहने का अनुमान लगाया है। मजबूत आर्थिक विस्तार से घरेलू आय बढ़ेगी और इसका सकारात्मक असर बीमा क्षेत्र में पड़ेगा। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ और वैश्विक उथल पुथल से जहां दुनिया की अर्थव्यवस्था डामाडोल हो गई है, वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती आगे बढ़ रही है। दुनिया की सबसे बड़ी रेटिंग एजेंसियों में से एक मूडीज ने जो भारत की अर्थव्यवस्था के विकास दर का अनुमान लगाया है, उन लोगों के लिए आईना है जो भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कहते हैं। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर के 7.3% रहने का अनुमान लगाया है। मूडीज का कहना है कि मजबूत आर्थिक विस्तार से घरेलू आय में भी बढ़ोतरी होगी। और देश प्रदेश में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश। हाँ बोल बेटा करण। क्या जिंदगी की रोज की